तो दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट में आज काफ़ी नेगेटिव माहौल हमको देखने को मिला। हर जगह हमको आज लाल रंग देखने को मिल रहा था। निफ्टी की बात करें तो करीब 400 पॉइंट्स की गिरावट, 2.25% से ज़्यादा की गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली। और जितने भी मेजर इंडाइसिस थे, जितने भी सेक्टोरल इंडाइसिस थे, आज वहाँ पर हमको सभी में भारी गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आज के दिन वाले वीडियो में दोस्तों हमने 3 मेजर रीज़न यहाँ पर डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें से भी एक सर्टेन रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट में आज हमको इतनी करेक्शन देखने को मिली है। हालांकि दिन वाले वीडियो में भी वो रीज़न हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम उस रीज़न को पूरा एनालाइज करने वाले हैं। इसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं कि नियर टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मार्केट में क्या हमको और भी बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है नहीं, उसको हम यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं। और मार्केट अगर गिरता है तो कहाँ तक और करेक्ट हो सकता है, उसको भी हम टेक्निकल चार्ट पे समझेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या हमको अपने पोर्टफोलियो को बेच देना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए, या फिर खरीदना चाहिए? क्या माइंडसेट हमारा रहना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक पास्ट का रेफरेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जब ऐसी सिचुएशन, जो आज की सिचुएशन है, पास्ट में भी ऐसा हुआ था तो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, क्या यहाँ पर बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया था और मार्केट ने किस प्रकार के रिटर्न यहाँ पर डिलीवर किए थे उस टाइम पे, वो भी आपको बताऊंगा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में आपके साथ में वॉच लिस्ट बेसिकली यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। स्टॉक्स टू बाय आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्यों आपको बाय करने, वो उसके पीछे के रैशनल भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं रीजन की बात करता हूं। तो ये सभी को हमको पता है कि आज के दिन ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है। आज एक सडन मीटिंग हमको आरबीआई की तरफ से होती हुई देखने को मिली, और आज एक सडन मीटिंग में अग्रेसिवली रेट हाइक यहाँ पर किए गए। रेपो रेट की बात करें तो 40 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर रेट हाइक हुई। ठीक है, एक्सपेक्टेड था रेपो रेट हाइक होना, तो हम सभी को पता है। लेकिन दोस्तों आज के दिन यहाँ पर एक सडन मीटिंग में ये चीज़ होगी, वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये भी एक्सपेक्ट था कि 25 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर हमको हाइक देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे भी अग्रेसिव हमको 40 बेसिस पॉइंट्स की हाइक देखने को मिली। जो पहले 4% की रेपो रेट थी, वो बढ़ के अब 4.40 की हो चुकी है। तो मार्केट ने इसको दोस्तों नेगेटिवली यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इससे भी बड़ा एक झटका यहाँ पर शॉक लगा जब सीआरआर यहाँ पर जो है रेट हाइक कर दी गई। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, 50 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर हाइक कर दी गई। तो यहाँ पर इस शॉक की वजह से भी दोस्तों मार्केट आज यहाँ पर हमको इतना नोज डाइव करता हुआ देखने को मिला। ठीक है, और ये सब चीज़ें की जा रही है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दोस्तों हम सभी को पता है, देखिए पूरे ग्लोब में, पूरे अक्रॉस इकोनॉमीज अगर हम बात करें तो एक इन्फ्लेशन की वरीज है, और आरबीआई भी अब इसको समझ चुका है कि यहाँ पर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पर एक सडन मीटिंग हमको होती हुई देखने को मिली। और इसीलिए दोस्तों आज मार्केट ने यहाँ पर जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती है मार्केट में, जब अनसर्टेनिटी होती है, तो मार्केट उस चीज़ को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है, और यहाँ पर इसीलिए मार्केट गिरा। अब यहाँ पर ये चीज़ हमको समझना जरूरी है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं रेपो रेट और सीआरआर है क्या। तो यहाँ पर इंपैक्ट को हम समझते हैं। देखिए पहले हम रेपो रेट की बात करते हैं। तो रेपो रेट बेसिकली होता क्या, तो रेपो रेट मतलब दोस्तों इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है पहले 4% की थी, वो अब बढ़ा के यहाँ पर 4.40% की जा चुकी है। अब इसका बढ़ने से क्या इंपैक्ट है? देखिए इसके बढ़ने से ये होगा कि जितने भी लोन हैं यहाँ पर, चाहे हम होम लोन की बात करें, ऑटो लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, या फिर जितने प्रकार के लोन हैं, वो सारे महंगे होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 0.40% से हमको यहाँ पर महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। मान लीजिए होम लोन यहाँ पर पहले अभी 6.75 की है ऑन एन एवरेज, वो आप बढ़ के यहाँ पर अगर आप 0.40 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो हो जाएगी 7.15 के आसपास। तो यहाँ पर हमको होम लोन, हमारे जो कार लोन है, जो हमने यहाँ पर अपने दूसरे प्रकार के लोन ले रखे हैं, वो सब हमको महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी दोस्तों इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी। तो क्योंकि कॉर्पोरेट जो है बेसिकली अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर डेट लेंगे, जो बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेट लेंगे, तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी यहाँ पर हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी तो उसकी वजह से यहाँ पर उनके कैश फ्लोज भी हमको इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहले उनको क्या करना पड़ा था, मान लीजिए वो पहले 1 लाख का यहाँ पर लोन ले रहे हैं, ठीक है, उस पर उनको 4% देना पड़ रहा था। अब वो 1 लाख लोन लेंगे तो उन पर उनको 4.40% देना पड़ेगा, तो उनकी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो वही चीज़ उनको प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये चीज़ें हैं। और जो कंपनी के पास ज़्यादा डेट है, ठीक है, जिन कंपनीज के पास ज़्यादा डेट है, वो तो और भी ज़्यादा इंपैक्ट होती हुई यहाँ पर अब नजर आने वाली है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि देखिए कंपनी जो है, कोई कोई कंपनी कैश रिच होती है, तो वो इंटरनल अक्रूवल से ही
कि अपने फंडिंग कर लेती है केपेक्स की, लेकिन कंपनी जो है प्रीफर करती है इंटरनल अक्रूवल प्लस डेट, तो यहाँ पर डेट तो उनको लेना ही पड़ता है, तो डेट लेंगे तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनीज की अर्निंग्स हमको इंपैक्ट होती हुई देखने को मिलेगी, थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर म्यूटेड हमको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी स्पेंडिंग यहाँ पर लेस होती हुई हमको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है हमको ग्रोथ में भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है अगले आने वाले 2 क्वार्टर, एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर दोस्तों मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल रहने वाला है। मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा तो कितना होगा वो अभी हम टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे। तो ये तो होगी रेपो रेट कि बढ़ने से क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है, वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर सीआरआर की बात करते हैं। सीआरआर क्या है? तो बेसिकली ये है दोस्तों कैश रिजर्व रेशो। अब ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो मतलब दोस्तों जो बैंक्स होते हैं बेसिकली उनको अपने जो एडिशनल जो उनके पास जो पैसा है, उनको उनके पास जो रिजर्व है वो यहाँ पर पार्क करना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। अब पहले वो 4% था, पहले आई थिंक 4.5% था, वो अभी यहाँ पर 5% तक बढ़ चुका है क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर हाइक हो चुकी है, ठीक है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक 4.5% था पहले, अब 5 हो चुका है। तो ये मुझे आप गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो एडिशनल लिक्विडिटी थी यहाँ पर बैंक्स के पास वो अब दोस्तों वापस आरबीआई के पास चली जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी थी वो अब हमको ड्रेन होती हुई नजर आएगी, और ये करीब दोस्तों 87,000 करोड़ की लिक्विडिटी है जो अब हमको बैंकिंग सिस्टम से वापस आरबीआई की तरफ जाती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो पहले रिजर्व बैंक्स के पास पड़ा था उस पर वो लोन, उस लोन पे वो इंटरेस्ट कमा रहे थे, लेकिन अब जब वापस आरबीआई के पास चला जाएगा तो एडिशनल मनी जो यहाँ पर जो बैंक्स के पास थी वो उन पे अब उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक्स डोंट अर्न इंटरेस्ट ऑन द एडिशनल मनी दे हैव टू पार्क विद आरबीआई। तो इस पे अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो पहले बैंक्स के पास था वो जो है मार्केट में लोन दे रहे थे, उस पर इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है सीआरआर बढ़ाने के बाद बैंक्स को यहाँ पर आरबीआई को पैसा वापस देना पड़ेगा। तो वो चीज़ बैंक्स के लिए दोस्तों नेगेटिव है, क्योंकि देखिए होगा क्या, जो पहले वो लोन पे पैसा दे रहे थे अब वो नहीं दे पाएंगे, तो बैंक्स की यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है। लेकिन जो वीक बैंक्स हैं, जो छोटे बैंक्स हैं, मुझे लगता है उन पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो पास ऑन नहीं कर पाएंगे इस कॉस्ट को अपने बोरोअर्स पे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, जो बड़े प्राइवेट दिग्गज बैंक्स हैं, वो इस जो ये रेट हाइक है उसको मेरे ख्याल से बोरोअर्स पे पास ऑन कर देंगे। तो बैंक्स पे भी थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और आज आपने देखा कि कोटक बैंक के अच्छे नंबर आए थे, लेकिन जैसे ये न्यूज़ आई तो कोटक बैंक भी करेक्ट हो गया, एचडीएफसी बैंक भी करेक्ट हो गया, आईसीआईसीआई बैंक भी करेक्ट हो गया। तो सीआरआर बढ़ने की वजह से थोड़ा सा बैंक्स पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म में बात करें तो बैंक दोस्तों यहाँ पर जरूर ग्रो होंगे। इकोनॉमी ग्रो होगी तो बैंक ग्रो होंगी, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ यहाँ पर रहना चाहिए, जिनके पास कॉस्ट को पास ऑन करने की वहाँ पर पावर है। तो ये हो गया दोस्तों दोनों का इम्पैक्ट, और दोनों की जो हमने परिभाषा भी यहाँ पर समझ ली कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मार्केट में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में और इम्पैक्ट आएगा, और इस जो है ये मार्केट इंडेक्स लेवल में बात करूँ तो और करेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन की वरी तो डेफिनेटली है, इसीलिए दोस्तों 40 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर हाइक की गई है। और आगे आने वाले समय में जो आगे आने वाली पॉलिसीज हैं, ठीक है, एमपीसी की पॉलिसीज जो जून में होगी, अगस्त में होगी, सितंबर में होगी, वहाँ पर भी हमको 30 बेसिस पॉइंट से लेकर हो सकता है 60 बेसिस पॉइंट्स तक हाइक होती हुई देखने को मिले। तो ये भी एक ओवरहैंग रहेगा आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में, एटलीस्ट सितंबर तक की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्रोथ विल बी म्यूटेड इन नेक्स्ट आई थिंक कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, जब मैंने रिसर्च करी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और आज दोस्तों फेड की हाइक भी होने वाली, फेड का डिसीजन आई थिंक 12 बजे या 1 बजे के आसपास आ जाएगा। 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी वो कितना करते हैं। 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर अगर हाइक करते हैं तो मार्केट उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी हो गया, 75 बेसिस पॉइंट के आसपास हो गया, तो मार्केट एक बहुत ज़बरदस्त करेक्शन में हमको देखने को मिल जाएगा। एक बार चलिए देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पे क्या हाल है। तो देखिए डाउ जोन्स, नेस्डैक, एस&पी 500 सब हमको करेक्शन पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरहैंग नेस्डैक पे है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी टेक कंपनीज जो है लिस्टेड हैं। अगर रेट हाइक होती है तो टेक अर्निंग्स पे बेसिकली यहाँ पर कैश फ्लो जो है उनके इम्पैक्ट होते हुए नजर आते हैं। तो मार्केट अगर आने वाले समय मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर वॉलेटाइल रहेगा, करेक्शन हो सकती है। मान के चलिए आप 16,370 तक हमको मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में। अगर यहाँ से भी मार्केट को और भी कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से 15,560 तक आप प्रिपेयर रहिए कि मार्केट यहाँ से आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि करंट लेवल से अगर 15,600 तक 560 तक आता है तो करीब करीब 7% के आसपास की गिरावट हमको और यहाँ पर उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और मार्केट में दोस्तों अभी अग्रेसिव नहीं होना है, अनसर्टेनिटी काफ़ी है, तो आपको कीप कैश फॉर क्रैश, ठीक है। क्रैश के लिए यहाँ पर जो है आप कैश रखिए, धीरे धीरे एसआईपी को डिप्लॉय कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट तो आपको दोस्तों यहाँ पर एग्जिट ले लेना, एग्जिट बिल्कुल नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म का सोचिए।
अगर आप यहाँ से 6 महीने की सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मोमेंटम ट्रेडर हैं, तो डेफिनेटली आप निकल सकते हैं, अपने कैश को यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पोर्टफोलियो में जो ये दोस्तों इन एंड आउट का खेल है, मुझे लगता है कि आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आउट हो गए तो मुझे लगता है मार्केट देखिए यहाँ पर सब चीज़ों को अब्जॉर्ब करके इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा, फिर हमको वहाँ पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा पोर्टफोलियो हम एग्जिट कर लेंगे तो वहाँ पर हिम्मत नहीं पड़ेगी वापस से बाय करें। और 99% केस में मुझे लगता है कि ये एग्जिट लेना और इन्हें होना यहाँ पर गलत ही है। 1% केस में हो सकता है आप टाइम कर पाए, लेकिन टाइमिंग करना यहाँ पर दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट, सोचने में आसान लगता है लेकिन इट इज़ टफ टू एग्जीक्यूट। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए एग्जिट नहीं लेना है। धीरे धीरे एसआईपी को आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं पोजीशन को, लेकिन पोर्टफोलियो को अपने खाली मत कीजिए। तो ये जो 2 लेवल हैं आप इनको ध्यान रखिए और मार्केट की अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपके साथ पास्ट का एक डेटा शेयर करना चाहूँगा कि पास्ट में जब यहाँ पर हाइक हुई थी इंटरेस्ट रेट, तब क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि देखिए यूएस फेड हाइक रेट 17 टाइम्स बाय 20 बेसिस पॉइंट्स इन 2004 टू 2006। तो यहाँ पर फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करी थी 17 बार, और उस दौरान यहाँ पर निफ्टी 99% अप हुआ था। लेकिन उसके बाद हमको गिरावट भी देखने को मिली थी, 2008 का क्रैश हुआ था। लेकिन यहाँ पर मार्केट उसको सब चीज़ को यहाँ पर अब्जॉर्ब करके 2009 के बाद अगर देखें, 2010 की बात अगर करें, तो मार्केट फिर से हमको ऊपर टॉप लगाता हुआ देखने को मिला था। 2015 में भी देखिए फेड ने 2.25% की रेट हाइक यहाँ पर की थी। 40% यहाँ पर निफ्टी ऊपर हमको जाता हुआ देखने को मिला था, डाउ जोन्स 31% जाता हुआ देखने को मिला था। तो ये पास्ट में भी हुआ है दोस्तों। मैं सिर्फ 2 साइकिल आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी दोस्तों यहाँ पर 1980 से मैं बात करूँ, उससे पहले भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे, मार्केट हमको ऊपर जाता हुआ आज ऑल टाइम हाई पे देखने को मिलता है। कोविड का क्रैश हो गया, सब चीज़ हो गई, लेकिन मार्केट हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। लॉन्ग टर्म में इंडिया जो है दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ पे आपको फोकस करना है। इंडिया जो है इंटैक्ट नजर आती है ग्रोथ, इंडिया की जो इंटरनल पॉलिसीज है वो बहुत ही मजबूत हैं, और आगे यहाँ पर हमको इंडिया ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में आपको ये थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स इन दी लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन यहाँ पर जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ जरूर बनेगी जिसने ये शॉर्ट टर्म पेन सह लिया। तो ये दोस्तों पास्ट का एक रेफरेंस है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं आपके साथ लिस्ट यहाँ पर शेयर करूंगा, वॉच लिस्ट। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनके पास प्राइसिंग पावर है, जिनको जो यहाँ पर दिग्गज कंपनीज है, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वो आज मार्केट की वजह से करेक्शन में है, लेकिन आने वाले समय में आपको फिर से भागती हुई देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, पॉलीकैब, ये मार्केट लीडर्स हैं, मार्केट लीडर रहेंगी। बहुत बड़ा यहाँ पर इंडिया का मार्केट में ये बहुत बड़े प्लेयर्स हमको बनते हुए देखने को मिलेंगे। वीबीएल हो गया, नौकरी प्राज, ये कुछ ग्रोथ स्टॉक्स है जो मैंने नीचे की साइड लिखे हैं। क्लीन साइंस, मोल्टेक, सारेगामा, ग्रीन पैनल, वीबीएल, नौकरी प्राज, सीडीएसएल, रिलैक्सो, अमाइन ट्विंस हो गए, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, एचडीएफसी लाइफ। ये जो है लिस्ट दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर स्टॉप करके देख सकते हैं आप इसको, वीडियो को। आपको ये लिस्ट जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। जहाँ जहाँ पर करेक्शन आ रही है वहाँ पर अच्छी खासी आपको एसआईपी डिप्लॉय करनी चाहिए फॉर दी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में एसआईपी को करते रहिए, एवरेज आपकी जो कॉस्ट है वो डाउन आती रहेगी, और लॉन्ग टर्म में इसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो ये है दोस्तों पूरा वीडियो, एनालिसिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे दोस्तों आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।